स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 5 प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोअन्स, फंगी एंड एल्गी। इन पांचों के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग उससे आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहता कहाँ है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रत्येक जगह पाया जाता है, प्रत्येक हैबिटेट्स में पाया जाता है। मैं कह देना चाहता हूँ बच्चों कि किसी भी हैबिटेट हो, चाहे वो पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे वो किसी भी मीडियम हो, कहीं भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर एक जगह प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एयर में है, सॉइल में है, वाटर बॉडीज में है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सभी प्रकार के इन्वायरमेंट में लिव कर सकता है। जैसे कि कहीं कहीं गर्म पानी होता है, हॉट स्प्रिंग्स जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहता है। जहां पर आइस कोल्ड वाटर है, एकदम ठंडा पानी है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है। समुद्र के पानी नमकीन होता है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है। कहीं एकदम कीचड़ वाला लैंड होता है, वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है। यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सड़ते हुए वस्तु पर भी प्रेजेंट रहता है, डेड एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर पर प्रेजेंट रहता है, या हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, और या और भी ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स हैं उस सबके बॉडी में भी प्रेजेंट रहता है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे लिविंग थिंग के अंदर रहता है उसको हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइट। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे चीज बनाने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जो खाते हैं उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि दही बनाने के लिए हम लोग लैक्टोबैसिलस का यानी कि एक प्रकार का बैक्टीरियम है जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने कल भी किया था। ब्रेड बनाने में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और साथ ही साथ केक बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल अल्कोहल बनाने के लिए भी यानी कि शराब बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एसिटिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईस्ट का फर्मेंटेशन किया जाता है, फर्मेंटेशन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि शराब के फैक्ट्री में भी ईस्ट का इस्तेमाल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है उसको बनाने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल यहाँ तक कि दवाइयाँ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और यह एग्रीकल्चर के क्षेत्र में फर्टिलिटी, सॉइल के फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह बनाने के लिए भी हम लोग यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखने में मदद करता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे कचरा फेंक देते हैं जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको डिकम्पोज करने के लिए बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जन्म ले लेते हैं उसमें। यह नेचर में ऑर्गेनिक मैटर जो है क्या करता है, रिसाइकल करने का काम करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी मदद करता है। यह सब हमारे फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं इसको, या फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, जो हमारे लिए मददगार होते हैं। जैसे कि दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। शराब और अल्कोहल और एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी जो है उसका ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से हम लोगों को मेडिसिनल यूज में भी ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारा दवाइयाँ बनाने के लिए। जैसे कि पेनिसिलिन एक पेनिसिलियम द्वारा जो है यानी कि सबसे पहला एंटीबायोटिक जो डिस्कवर्ड हुआ था वह है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। यह पेनिसिलिनम नाम के फंगस से बनाया गया था। यह सबसे पहले 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा बनाया गया था। यह सबसे पहला डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है। और हम लोगों को पता है, आप लोगों को सभी को पता है, कल भी हम बताए थे कि एंटीबायोटिक्स यानी कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया द्वारा कॉज डिजीज में मददगार होता है। अब बहुत सारे वैक्सीन होते हैं, वैक्सीन उसका निर्माण में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। वैक्सीन एक स्पेशल काइंड ऑफ मेडिसिन है जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में उत्पन्न करने का काम करता है। यानी कि हमारे शरीर में
बहुत सारे बीमारियों से लड़ने का कैपेसिटी प्रदान करता है। जिसका इम्यूनिटी पावर कम होगा उसको बीमारी के प्रकोप से नहीं बचाया जा सकता है। जिसके शरीर में इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा, तगड़ा होगा, उसको जल्दी बीमारी उसके शरीर में नहीं आ सकता। जैसे कि कोरोना वायरस का जो अभी प्रकोप चल रहा है, उसमें जिसका इम्यूनिटी पावर कम होगा उस पर कोरोना हावी हो जाएगा जल्दी, लेकिन जिसका इम्यूनिटी पावर अच्छा होगा उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा जल्दी। वैक्सीन को इंजेक्ट या किसी भी मेडिसिन द्वारा ह्यूमन बॉडी में सप्लाई किया जाता है। इस प्रक्रिया को वैक्सीनेशन कहा जाता है। वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे वैक्सीन ओरली या इंजेक्शन द्वारा है ना पर्टिकुलर डिजीज के रोकथाम के लिए शरीर में यानी कि इंजेक्ट किया जाता है या ओरली दिया जाता है, खिलाया जाता है। उस वैक्सीनेशन प्रक्रिया से जो वैक्सीन हमारे शरीर में जाता है वह किसी पर्टिकुलर डिजीज से हमारे शरीर को रेसिस्ट करता है और उससे बचाने का काम करता है। बहुत सारे डिजीज से बचा जा सकता है वैक्सीनेशन से, जैसे कि पोलियो का वैक्सीन आता है जो बच्चों को खिलाया जाता है 5 साल की उम्र तक, सभी को पता होगा। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन आता है, कोलेरा का, टाइफाइड का, हेपाटाइटिस का, ट्यूबरक्लोसिस का, टिटेनस का, मिजल्स का, रेबीज का, डिप्थेरिया का, पर्टुसिस का, हुपिंग कफ जिसको हम लोग कहते हैं, यह सब का वैक्सीनेशन यानी कि मार्केट में उपलब्ध है। यह सब का वैक्सीनेशन जो है यानी कि बच्चों को यानी कि स्वास्थ्य केंद्र द्वारा भी जो है यानी कि बच्चों को दिया जाता है। या वैक्सीनेशन से क्या होता है, बच्चों के शरीर में एक प्रकार का उस बीमारी से लड़ने का कैपेसिटी यानी कि आता है, जिससे उस बच्चे पर वह बीमारी हावी नहीं हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया है जैसे कि राइजोबियम कल भी हम लोग डिस्कस किए थे। राइजोबियम के पिछले क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे, जो सॉइल के फर्टिलिटी को बढ़ाता है। बहुत सारे प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, वह नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने का काम जो है राइजोबियम का काम है। वह राइजोबियम बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, जिसको प्लांट अपने ग्रोथ में और है ना और विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं में उसका इस्तेमाल करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में मदद करता है। यह सब जो है क्या था, हमारे लिए उपयोगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स था। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल भी होता है। वैसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम लोगों को डिजीज कॉज करता है उसको पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोजेंस। याद रखो, पैथोजेंस, PATHOGENS। याद रखो बच्चों, पैथोजेंस। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में बहुत सारे यानी कि डिजीज को कॉज कर सकता है, जो जैसे कि कॉमन कोल्ड, कोलेरा, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, एड्स, यह सब जो है क्या है, पैथोजेंस द्वारा यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा होने वाला डिजीज है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा होने वाला डिजीज अधिकांश कम्युनिकेबल होता है। एक रोगी व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकता है। यदि स्वस्थ व्यक्ति उस रोगी व्यक्ति के कांटेक्ट में आएगा, उसके संसर्ग में आएगा, तो वह बीमारी उसको भी होने का चांस रहता है। कम्युनिकेबल डिजीज किसको कहते हैं? तो द डिजीजेज व्हिच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए infected person to a healthy person is known as communicable disease। कम्युनिकेबल डिजीज किन किन तरीकाओं से ट्रांसमिट कर सकता है? जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, वह एयर द्वारा ट्रांसमिट कर सकता है। इन्फेक्टेड फूड और वाटर खाने से हो सकता है। इंसेक्ट के काटने के कारण से हो सकता है। इन्फेक्टेड इंजेक्शन या नीडल्स, इंजेक्शन जो होता है इन्फेक्टेड, उसका इंजेक्शन का नीडल होता है, उसका इस्तेमाल करने से होता है। किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फिजिकल कांटेक्ट में, उसके संसर्ग में, उसके टच में हम लोग रहेंगे तो उससे भी कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता है। इसके कम्युनिकेबल डिजीज के प्रिवेंशन के लिए हम लोग को क्या करना होगा? वैसा व्यक्ति जो कम्युनिकेबल डिजीज से सफर कर रहा है उसके संसर्ग में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग खाना को हमेशा कवर करके रखेंगे ताकि उस पर मक्खी और अन्य प्रकार के इंसेक्ट आके उस पर इन्फेक्ट न कर पाए। और साथ ही साथ
मस्क्यूटो बाइट्स से बचने के लिए हम लोगों को है ना नेट्स का, मस्क्यूटो नेट का इस्तेमाल करना होगा। मस्क्यूटो रिपेलेंट भी आता है, ये सब का इस्तेमाल करना होगा। और हम लोग डिस्पोजेबल सिरिंज और नीडल्स जो एक बार यूज कर लेते हैं उसको दोबारा यूज नहीं करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि वह इन्फेक्टेड पर्सन से हमारे शरीर में भी ट्रांसमिट हो सके। हम लोग किसी दूसरे का टॉवेल, क्लोथेज या बेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपना स्वयं का टॉवेल का इस्तेमाल करेंगे। कुछ डिजीज जो है वैक्सीनेशन द्वारा यानी कि प्रिवेंट किया जा सकता है। यदि प्रॉपर टाइम में हम लोग अपने शरीर में वैक्सीन ले लेते हैं तो उस बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी करने वाला को हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या करता है कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि हम लोग को कुत्ते को नहीं छूना चाहिए, कुत्ता गलत जगह पर इधर उधर कहीं भी गंदा जगह पर चला जाता है और वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेके आएगा, और यदि उसको हम लोग छूते हैं, चाहे उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो वह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा और इससे क्या होगा, हम लोगों को भी रोग होने का चांस रहेगा। इसीलिए हाउस फ्लाई, मस्क्यूटो या बहुत सारे जीव जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली, इस सब को हम लोगों को नहीं छूना चाहिए, इससे डिजीज यानी कि होने का चांस रहता है। हाउस फ्लाई किस तरह से डिजीज स्प्रेड करता है? देखो बच्चों, यहाँ पर जो है गंदा जगह पर, जहाँ पर कीटाणु है, वहां पर जाके मक्खी बैठा है और वहां से उड़ के हमारे खाना में जो हम लोग खाते हैं उस पर आके बैठ गया, तो इससे क्या होगा, वहां का कीटाणु हमारे खाना में चले आया और उसी खाना को यदि हम लोग खाते हैं तो वह कीटाणु हमारे शरीर में जाता है और वह बीमारी कॉज करता है। हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी से कैसे जो है यानी कि डिजीज को बचाया जा सकता है, तो हम लोग खाना को ढक कर रखें, कचरे का ढेर जो होता है अपने घर के आजू बाजू न लगाएं, उसको दूर डिस्पोज करें। हम लोगों को अनकवर्ड फूड आइटम्स जो रोड साइड में ठेला वगैरह पर बिकता है, इस सबको नहीं खाना है। फ्लाइज को जो है, मक्खी को इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके उसको दूर रखेंगे, उसको किल कर देंगे, है ना। डिजीज को इस तरह से हम लोग बचा, डिजीज से, हाउस फ्लाई से होने वाला डिजीज से हम लोग इस तरह से बच सकते हैं। मस्कीटो भी बहुत सारे डिजीज स्प्रेड करता है, जैसे कि फीमेल एनोफिल्स जो हम लोग कल भी पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे, वह भी मलेरिया कॉज करता है। फीमेल एनोफिल्स या फीमेल एनोफिल्स एक प्रकार का प्रोटोजोन हमारे शरीर में इंजेक्ट करता है, उससे जो है ना यानी कि लोग मलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं। मस्कीटो से होने वाली बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। हम लोग घर के आजू बाजू जो पानी का छोटे छोटे जगह जहाँ पर पानी का जमाव होता है उस जगह को भर देंगे, ताकि पानी का जमाव हमारे घर के आसपास न हो। साथ ही साथ डोर और विंडोज में एकदम लोहा का एक छोटा सा जाली आता है, लोहा वाला, उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि मस्कीटो उसके अंदर प्रवेश ना कर सके। और साथ ही साथ सोने के टाइम में हम लोग को मस्कीटो नेट, मस्कीटो रिपेलेंट, इस सब का इस्तेमाल करेंगे। मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम भी आता है जो आर्मी लोगों को दिया जाता है, वह क्रीम लगाने के बाद जो है मस्कीटो उसको नहीं काटता। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि फुट एंड द माउथ ऑफ डिजीज ऑफ एनिमल्स लाइक कैटल्स आर कॉज्ड बाय द वायरस, यानी कि हम लोग घर में कैटल्स जो मवेशी पालते हैं उसमें भी बहुत सारे डिजीज जो है यानी कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और प्रोटोजोन इन्फेक्शन से हो सकता है। एंथ्रेक्स एक डेंजरस डिजीज है एनिमल्स में, जो एक बैक्टीरिया से कॉज होता है, जिसका बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। यह बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रासिस एंथ्रेक्स डिजीज कॉज करता है एनिमल्स में। यह सबसे पहला बार रॉबर्ट कॉच द्वारा डिस्कवर किया गया था 1876 में। एस्परगिलोस एक प्रकार का डिजीज है जो एनिमल्स में, पोल्ट्री बर्ड्स में होता है। यह एक प्रकार के फंगस से होता है, यह फंगल डिजीज है ना। इसके लिए जो है यानी कि फंगस रिस्पॉन्सिबल होता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केवल एनिमल्स और ह्यूमन में ही नहीं बल्कि प्लांट्स में भी वह कॉज कर सकता है। सम ऑफ द कॉमन प्लांट डिजीज, कुछ कॉमन प्लांट डिजीज के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे कि रस्ट ऑफ व्हीट यानी कि गेहूं में रस्ट
यानी कि गेहूं का खात्मा होना, साइट्रस कैंकर, येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी जिसको ओकरा बोलते हैं। द प्लांट डिजीज रस्ट ऑफ व्हीट फंगी द्वारा कॉज होता है। प्लांट डिजीज जो होता है व्हीट में, रस्ट ऑफ व्हीट, उस फंगस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फंगस द्वारा। द कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज इज फंगस। यह रस्ट ऑफ व्हीट डिजीज का ट्रांसमिशन एयर और सीड से होता है। किससे होता है? एयर और सीड्स। प्लांट डिजीज साइट्रस कैंकर या बैक्टीरिया द्वारा कॉज्ड होता है। यह साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया द्वारा कॉज होता है। इसका ट्रांसमिशन एयर के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? एयर के माध्यम से होता है। और यह साइट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि ऑरेंज, लेमन, लाइम, ये इन फलों में जो है यह बीमारी होता है। द प्लांट डिजीज येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी जिसको ओखरा बोलते हैं, यह वायरस द्वारा कॉज होता है। यह येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी डिजीज जो है यह इंसेक्ट्स द्वारा ट्रांसमिट होता है। इसका ट्रांसमिशन का मोड है इंसेक्ट्स। इस डिजीज, यह डिजीज जो है यानी कि प्लांट्स को पूर्ण रूप से बर्बाद करके रख देता है, हमारे फसल को खराब कर देता है। इन डिजीज से बचने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस, दवाइयाँ आती हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग प्लांट्स को इन डिजीज से बचा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अब आगे क्लास में हम लोग फूड पॉइजनिंग, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड और नाइट्रोजन फिक्सेशन इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स।